नमस्कार मेरे मित्रों, कैसे हैं आप। मेरे मित्रों, आप इसी प्रकार से अपना स्नेह इस चैनल के प्रति बनाए रखिएगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आपका ये जो स्नेह है, आपका ये जो प्रेम है इस चैनल के प्रति या इस कक्षाओं के प्रति या विपुल व्याख्यान के प्रति आपका जो स्नेह है, उसको स्नेह को देख करके मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप मुझे इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहें और मैं यही कामना करूंगा कि आपके इस प्रोत्साहन से मैं बेहतर से बेहतर करने का प्रयास जारी रखूंगा। और इसी के साथ साथ मित्रों, देखिए आज हिंदी दिवस है और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में मैं हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को अर्पित करना चाहता हूं और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, ये संपूर्ण भारत के राष्ट्र में या भारत देश में, संपूर्ण देश में एक प्रकार से अपना प्रतिनिधित्व करे। और इसी के साथ साथ मैं यह भी कामना करता हूँ कि इस संपूर्ण विश्व में जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं, उन लोगों के प्रति अपना हिंदी भाषा के प्रति प्रेम अपने दिलों में और अपने जहन में इस प्रकार से बनाए रखें ताकि संपूर्ण विश्व में एक छत्र राज करें। यही हमारी कामना है। इसी कामना के साथ मैं हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को दे रहा हूं और यह चैनल आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदत्त कर रहा है। देखिए मित्रों, आज हम वापस अपने उसी टॉपिक को हम लेके आ रहे हैं और अपना जो टॉपिक है या अपना जो विषय बिंदु रहा है, जो हम पहली कक्षा में हम क्रमशः के रूप में या निरंतर रूप में जारी रखने के लिए हमने कहा था और उसी टॉपिक को लेकर के हम आज अपनी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं और अपना अध्ययन बिंदु, वही अध्ययन बिंदु अपना हिंदी व्याकरण से संबंधित आगे बढ़ रहा है। तो मैं यही कामना करूंगा कि आप इस चैनल के प्रति इसी प्रकार से अपना प्रेम, अपना स्नेह बनाए रखिएगा ताकि हम बहुत सारी बातें कुछ नई सीखने के लिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो मित्रों, आज हम अपनी यही कक्षा शुरू कर रहे हैं और वो अपनी कक्षा है हिंदी व्याकरण से संबंधित। और हिंदी व्याकरण में हम संधि विच्छेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, हम संधि विच्छेद में हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। तो मित्रों, व्यंजन संधि में हमारे जो नियम हो चुके हैं, वो 5 नियम हमारे कंप्लीट हो चुके हैं मित्रों। और इन्हीं 5 नियमों को लेकर के हम आगे का जो नियम है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, हम अगला नियम लेके आ रहे हैं आपके बीच में। हम बहुत ही महत्वपूर्ण नियम लेके आ रहे हैं। हम नियम इस प्रकार से लेके आएंगे कि पहले हम शब्दों को देखेंगे और शब्दों को देखने के बाद में हम उस शब्द के हम टुकड़े करेंगे और टुकड़े करने के बाद में हम यह देखेंगे कि इसकी जगह ये व्यंजन किस प्रकार से आ गया। तो मित्रों, आप देखिएगा, बहुत ही रोचक विषय है और रोचक विषय होने के कारण हम बहुत ही रोचक तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने उन एग्जाम्पल को हम लेके आएंगे ताकि आप प्रत्येक शब्द के टुकड़े कर सकें। तो देखिए मित्रों, हम अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहे हैं या एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में ऐसे हैं, जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया, ये निश्चल लिख दिया। मित्रों, मैंने ये लिख दिया निश्चल या निश्चल, ये शब्द लिख दिया। तो ये इसकी जो हम टुकड़े करते हैं तो टुकड़े हमारे सामने मित्रों इस प्रकार से उगते हैं, ये निस प्लस छल। तो मित्रों, आप ये देखिएगा कि इसके टुकड़े इस प्रकार से कैसे हो गए। तो मित्रों, ये बहुत ही सरल है। ये सरल क्यों है, ये इसलिए सरल है, इसको हम इस प्रकार से समझाएंगे, वो देखिएगा मित्रों, हम नियम लेके आ रहे हैं। हमारा अगला नियम हमारा है, ये 6 नंबर का नियम है। तो मित्रों, 6 नंबर का नियम यह कहता है मित्रों, हमारे हिंदी व्याकरण में संस्कृत के बहुत सारे उपसर्ग हैं और उन उपसर्गों में 2 उपसर्ग ऐसे हैं जो अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं। और उपसर्ग का मतलब ये होता है किसी शब्द के शुरुआत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, तो समझना कि वो उपसर्ग है। तो ये क्या है? उपसर्ग एक हमारे हिंदी व्याकरण में संस्कृत का उपसर्ग है। एक तो ये निश है, ये क्या है मित्रों? ये निश उपसर्ग है। और एक हमारे सामने उपसर्ग आता है, ये दुस उपसर्ग है। ये 2 उपसर्ग हैं मित्रों।
ये क्या है? दो उपसर्ग हैं। अगर ये दो उपसर्ग हमारे शब्द के पहले पद में आते हैं, कहाँ? पहले पद में अगर ये उपसर्ग आते हैं और इन उपसर्ग के बाद में दूसरे पद में, कहाँ? दूसरे पद में, मैं वापस यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे सामने दो पद हैं। ये पद पहला पद है और ये पद है यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पद है। तो मित्रों इस पद में, कौन से पद में? इस पद में अगर कोई उपसर्ग, एक तो निश आ गया और एक आ गया दुस उपसर्ग आ गया। क्या आ गया? दुस, दो उपसर्ग आ गए। तो मित्रों इसके आने के बाद में अगर दूसरे पद में तालव्य व्यंजन होंगे, केवल तालव्य व्यंजनों की संख्या 3 रहेगी। और वो कौन कौन सी रहेगी? एक तो तालव्य व्यंजन च रहेगा, एक तालव्य व्यंजन ये छ रहेगा और एक तालव्य व्यंजन ये श रहेगा। तो मित्रों इस दुस या निस उपसर्ग के बाद में दूसरे पद में अगर प्रथम वर्ण च, छ और श आते हैं तो मित्रों ये दुस में ये स लगा हुआ है, ये श अपने आप इस तालव्य व्यंजन में परिवर्तन हो जाएगा। अब देखिए हमने इसके टुकड़े करे हैं, वो देखिएगा हमारे सामने ये शब्द है, ये शब्द ये रहा, ये श कौन सा है? ये तालव्य व्यंजन है। और ये कौन सा व्यंजन है? ये भी तालव्य व्यंजन है। तो मित्रों अगर ये तालव्य व्यंजन ये श और ये छ आते हैं तो ये किस में बदल जाएगा? ये मित्रों ये श में बदल जाएगा, दंत्य श में बदल जाएगा। और दंत्य श में बदल रहा है तो ये रूप किस रूप में आ गया? नी के रूप में आ गया। तो मित्रों इसमें एक बात और है, इसमें एक बात ये है कि अगर ये बदलेगा कब? ये कब बदलेगा? इसके रूप का परिवर्तन करने का निर्धारण हमारे सामने दो स्वर हैं, एक तो ये स्वर है और एक हमारे सामने ये ऊ स्वर है। अगर ई और ऊ स्वर इस तालव्य व्यंजन से पहले आ रहे हैं तो समझ लेना कि ये जो श है ये श इस स में बदल जाएगा, दंत्य स में बदल जाएगा। ये कैसे बदलेगा उसके एग्जाम्पल हम आप लोगों के बीच में लेके आ रहे हैं। तो मैं एक बार इसका सूत्र लिखता हूँ और सूत्र लिखने के बाद में हम एग्जाम्पल लेंगे। तो मित्रों मैंने ये बताया कि मान लो कोई निस या दुस उपसर्ग के बाद में एक तो तालव्य व्यंजन च आ जाए, एक तालव्य व्यंजन छ आ जाए और एक तालव्य व्यंजन श आ जाए, तो हमें क्या करना है? पहले पद का प्रथम तो ये उपसर्ग रहेगा। किसका? प्रथम पद का उपसर्ग रहेगा। अगर हम शब्द के टुकड़े करते हैं और दूसरे पद में ये दूसरे पद में ये प्रथम व्यंजन होगा। और इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण हमारी मात्राएं करेंगी। वो कैसे करेंगे वो देखिए मैं बताऊंगा। इसके एग्जाम्पल देखिए पहले हम इसके एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये ले लिया, एक तो दुश्चरित्र ले लिया। इसका एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा, देखिए मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल दुश्चरित्र। इसकी संधि विच्छेद करेंगे। मैं और भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ मित्रों, एक एग्जाम्पल और ले लें हम, निश्चय ले लें। निश्चय देखिए मित्रों, इस प्रकार की जो एग्जाम्पल हैं, इस प्रकार के जो शब्द हैं, हमारी हिंदी भाषा के व्याकरण से संबंधित जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, इस प्रकार के जो कठिन शब्द हैं वो अपने आप में कठिन तो ज़रूर मानते हैं, लेकिन हम जो प्रतियोगी हैं, प्रतियोगी के सामने ये जो या फिर नए प्रतियोगी हैं उनके सामने ये मुसीबत पैदा कर देते हैं। तो मित्रों यहाँ हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लेके आएंगे उसको बहुत ही सिंपल तरीके से उसके कंसेप्ट को हम क्लियर करेंगे। तो मित्रों मैंने ये बताया कि अगर इस प्रकार के व्यंजन हमारे सामने आते हैं और इस प्रकार के व्यंजन आते हैं तो इनसे पहले आप ये मान के चलिएगा कि ये तो नी होगा या फिर दू होगा। नी का मतलब ये या तो ई की मात्रा होगी या ऊ की मात्रा होगी। किसमें? इसमें दुस में या फिर निस में, इन दोनों में। तो मित्रों इसके टुकड़े करते समय हमें ये देखना है कि क्या ये च, छ या श आ रहा है। अगर आ रहा है तो मित्रों ये स्वाभाविक है कि ये निस उपसर्ग में बदल जाएगा और बाकी ये तो बदल गया, किसमें? इस स में बदल गया और बाकी दूसरा पद यो की यो हम आगे लेके जाएंगे। ये क्या है? ये आगे है ये च।
ये हो गई इसकी संधि विच्छेद। ऐसे ही हम इसके टुकड़े करें, इसके टुकड़े करेंगे, क्या हो गया, देखिए मित्रों, ये हो गया दुष प्लस ये हो गया चरित्र। तो इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल है, और भी हमारे सामने एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ, जैसे दुष्शील, निश्चिंत, इनकी टुकड़े करें हम। देखिए हमने क्या कहा, या तो उपसर्ग नी होगा या फिर उपसर्ग कौन सा होगा, दुस उपसर्ग होगा। तो मित्रों ये रहा हमारे सामने इसका एग्जाम्पल, इसके हम टुकड़े करेंगे। ये स तालव्य है, ये तालव्य है, ये दंत्य में बदल जाएगा। ये क्या हो गया, ये तो हो गया दुस प्लस ये दूसरा शब्द यो क्यों आ गया शील। ऐसे ही हम इसके टुकड़े करें, ये क्या हो गया, ये हो गया निस प्लस चिंत। तो इस प्रकार से मित्रों इस उपसर्ग के बाद में अगर कोई भी तालव्य व्यंजन आते हैं, तालव्य व्यंजन में मात्र ये 3 व्यंजन है, एक तो च है, एक छ है और एक श है। इस प्रकार के 3 व्यंजन जो आते हैं तो पहले वाला पद का प्रथम भाग दुस या फिर निश उपसर्ग होगा, और बाकी दूसरा जो पद है वो दूसरा पद जो श आ रहा है उसको छोड़ करके उसके बाद में जितने भी पद बनते हैं वो सारे के सारे दूसरे पद में चले जाएंगे। तो मित्रों इस प्रकार से हमारा ये नियम है। अब अगला नियम ये है, अगला नियम हमारा ये है कि अगर मान लो इसी उपसर्ग के बाद में, कौन सी उपसर्ग के बाद में, इसी उपसर्ग के बाद में, ये दुस या निश उपसर्ग के बाद में अगर और भी व्यंजन है, 3 व्यंजन हमारे सामने और हैं, वो 3 व्यंजन कौन कौन से हैं वो देखिएगा। मैं लिखूं अगर ये वापिस दुस और निस उपसर्ग के बाद में, इन दोनों उपसर्गों के बाद में अगर हमारे सामने प्लस एक तो क, एक पै और एक फ वर्ण आते हैं, ये 3 वर्ण आते हैं किसके बाद में, ये इस उपसर्ग के बाद में। दुस या निस उपसर्ग के बाद में क, प और फ व्यंजन में से कोई भी एक व्यंजन आता है तो मित्रों ये जो श है, ये स है, ये इस स में बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि इसके बदलने का जो नियम है या इसके बदलने की जो प्रक्रिया है हमारे स्वर निर्धारित करते हैं। और वो स्वर कौन कौन से हैं, वो स्वर हमारे सामने 2 स्वर हैं, एक तो ई स्वर है और एक ऊ स्वर है, 2 स्वर हैं। क्योंकि हम इस ई का उच्चारण या फिर इस ऊ का उच्चारण हम इनके साथ करेंगे तो मित्रों इनके साथ करने से हमारे मुख से इसी प्रकार की ध्वनि बाहर निकलेगी। तो अब देखिए इसके हम एग्जाम्पल आपके सामने लेके आ रहे हैं। जैसे दुष्कर्म है, दुष्कर्म, इसके टुकड़े करेंगे हम। तो मित्रों इसमें हमें यह देखना है, देखिए मैंने आपको ये बताया था, पहले भी बताया था कि संधि विच्छेद पढ़ने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि मित्रों अगर संधि विच्छेद करते हैं या किसी शब्द के हम टुकड़े करते हैं तो टुकड़े करते समय उसका अर्थ निकलना चाहिए, मेन बात तो ये है। और दूसरी कंडीशन मैंने ये बताया था या दूसरी स्थिति मैंने यह कहा था या इस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि अगर शब्द के अर्थ नहीं निकलते हैं तो उसकी जगह कोई ना कोई उपसर्ग हो सकता है। तो मित्रों ये जो दुस और निस के जो नियम हैं ये सारे के सारे उपसर्ग के रूप में ही बाहर निकल के आते हैं। तो हम यही देखें कि हमें उपसर्ग निकालना है, अब इसका कोई अर्थ नहीं निकालना, हमें निकालना है इसका उपसर्ग। अब देखिए ये दुस, मित्रों ये दुस तो उपसर्ग हो नहीं सकता, ये संस्कृत का कोई उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग इसकी जगह उपसर्ग कौन सा है, उपसर्ग मित्रों ये है दुस, हो गया। ये श किस में बदल गया, श बदल गया, इस दंत स में बदल गया। हमने ये लिखा कि अगर दुस या निस उपसर्ग आता है और उसके बाद में ये व्यंजन क, प, फ में से कोई एक होता है तो शब्द के बीच में ये श जरूर होगा। जैसे ये रहा हमारा क और ये रहा हमारा श। अगर इस प्रकार के जोड़े हमारे किसी शब्द में दिखाई देते हैं तो मित्रों हमें इस स का ये श में बदल देना है और उसके बाद में दूसरा ये क के बाद में जो भी आ रहा है उसको यूं लिख देना है। एक एग्जाम्पल हमारे सामने ये रहा दुष्परिणाम। अब इसके टुकड़े करेंगे, आप खुद ही बताइए इसका
इसका टुकड़ा किस प्रकार से होगा या इसकी संधि विच्छेद किस प्रकार से होगी। हमने कहा कि इस श के बाद में पै आएगा, ये रहा पै हमारे सामने। हमारा नियम यह कहता है दुस या निस उपसर्ग के बाद में ये आएगा। टुकड़े करेंगे तो पहले भाग में पहले पद में तो ये रह जाएगा, या तो दुस या फिर निस। दूसरे पद में ये शुरुआत में होंगे, ये शुरुआती व्यंजन होंगे। तो इसके टुकड़े करेंगे, हम टुकड़े करेंगे, ये हो गया दुष प्लस परिणाम। और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, हमारे सामने, जैसे निष्कासन है, निष्कासन दुष्फल है। मैं तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, दुष्फल। इसके हम टुकड़े करें, ये रहा श, किसी शब्द में ये रहा श और उसके बाद में ये आ रहा फ, इनका योग हो रहा है। तो इसके टुकड़े करेंगे तो टुकड़े हमारे सामने इस प्रकार से बाहर निकल कर आते हैं। ठीक है, अब देखिए और भी एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे दुष्प्रचार है, दुष्फल है, या निष्पक्ष है, या निष्पत्ति है। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। तो कहने का मेरा मतलब मित्रों ये है कि अगर किसी शब्द में इस प्रकार की कंडीशन श के बाद में कोई ये वर्ण आ रहे हैं किसी शब्द में और उसकी संधि विच्छेद करनी है, तो संधि विच्छेद करते समय इस श का परिवर्तन इसमें हो जाएगा, या तो दुष में होगा या फिर निश में होगा। हमें मात्रा देखनी है कि ई की मात्रा आ रही है या फिर ऊ की मात्रा आ रही है। कहने का मतलब यही है कि पहले वाला जो पद है वो उपसर्ग या तो दुष या फिर निस के रूप में होगा, और दूसरे वाला पद है उसका प्रथम व्यंजन हमारा या तो कैसे शुरू होगा, या पै से शुरू होगा, या फिर फै से शुरू होगा। इन तीनों से शुरू होगा। तो इस प्रकार से हमारा ये नियम, छठा नियम यहाँ हम खत्म करते हैं। अब आगे देखिएगा, अगला नियम हमारा ये है। देखिए मित्रों, इसमें कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हम किसी शब्द में व्यंजनों को अपनी तरफ से इस्तेमाल कर लेते हैं, और व्यंजनों को अपनी तरफ से इस्तेमाल करने की वजह से ये जो नियम बन जाते हैं वो नियम बन जाते हैं कि दो शब्दों का जब मेल होता है तो उनके बीच में हम कुछ एक व्यंजनों का प्रयोग कर लेते हैं। प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि उसकी जो ध्वनि है वो ध्वनि निर्धारित करती है कि उसकी जगह कौन सा व्यंजन हम अपनी तरफ से लगा रहे हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशंस होती हैं या इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं व्यंजन आगम संधि। क्या बोलते हैं मित्रों? उसको बोलते हैं व्यंजन आगम संधि। ये नियम अपना 7 नंबर का रहा। व्यंजन आगम संधि का मतलब मैंने बताया कि दो शब्द का मेल होगा। दो शब्द का मेल कहाँ होगा? दो शब्द, एक ये रहा, इनका और इनका मेल होगा। दो शब्दों का मेल होगा तो हमारे सामने बीच वाला जो व्यंजन है, ये जो वाले बीच है, इनमें हम अपनी तरफ से कुछ न कुछ व्यंजन का प्रयोग करते ही हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे एक व्यंजन च होता है। कौन सा होता है? एक व्यंजन हमारे सामने ये च होता है, एक श होता है और एक ये श। 3 व्यंजन होते हैं। ये 3 व्यंजन ऐसे हैं, ये व्यंजन ऐसे हैं, अगर ये च प्रथम शब्द के अंत में आ रहा हो और दूसरा पद है वहाँ 6 व्यंजन होगा। क्या होगा? वहाँ 6 ये व्यंजन होगा 6। ये 6 व्यंजन होगा, 6 वर्ग का दूसरा ही व्यंजन होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से जब शब्द आते हैं तो च का अपने आप आगम हो जाता है। कैसे होता है वो देखिए। इसका आगम कैसे होगा? क्योंकि पद के अंत में क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। मैं यहाँ लिखूँ प्रथम पद का अंतिम वर्ण है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? वो स्वर होना चाहिए। अगर स्वर होगा और स्वर के बाद में दूसरे पद में अगर ये 6 आ रहा है, क्या आ रहा है? ये 6 आ रहा है, तो मित्रों अपने आप हम अपनी तरफ से इस च का प्रयोग उस पद के बीच में कर देंगे। ये कैसे करेंगे
वो इसलिए करेंगे, ऐसे करेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल होने के कारण ये जो भेद है या ये जो नियम है हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इसमें हमें मित्रों लेने हैं। इस प्रकार के जो शब्द हैं या इस प्रकार की जो संधि विच्छेद हैं उसको हम बिल्कुल सही करने की कोशिश करेंगे, और सही करने की कोशिश हम तब करेंगे जब हम इसके भेद को इसको हम अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो जैसे मैंने एक शब्द लिखा, मैंने लिख दिया परिच्छेद। मैंने क्या लिख दिया? परिच्छेद शब्द लिख दिया। तो ये परिच्छेद शब्द है। देखिए मित्रों, हमने कहा कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? स्वर होगा, और उसके बाद में ये 6 व्यंजन होना चाहिए। अगर ये स्वर के बाद में 6 आ रहा है या च वर्ग का दूसरा व्यंजन आ रहा है तो हम इससे पहले इस च का प्रयोग करेंगे। अब ये देखिए मित्रों, ये रहा 6 आ गया, और इससे पहले क्या है? ये रहा स्वर। हम 2 टुकड़े कर रहे हैं। देखिए मित्रों, ये रहा परी प्लस ये रहा छेद। अब इसमें जब हम दोनों का संयोग करेंगे, किसका संयोग करेंगे? तो मित्रों ये तो है, ये इस प्रकार से है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? इसके लास्ट में ये ई स्वर आ रहा है, और इसके दूसरे पद में पहला वर्ण क्या है मित्रों? इस पहले वर्ण ये 6 है। हमने कहा कि स्वर के बाद में अगर स्वर के साथ इसका योग होगा तो ई और 6 का उच्चारण करें। आप एक बार करके देखिए, ईछ का उच्चारण करेंगे तब अपने आप हमारे मुख से या हमारे मुख सुख के कारण 6 से पहले हम च व्यंजन का उच्चारण करेंगे ही। क्यों करेंगे? क्योंकि ये हमारा उच्चारण स्थान है। जब हम ई के साथ 6 का उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारी च का उच्चारण करने की ओर बढ़ती है। तो अब ये देखिए, इसके टुकड़े इस प्रकार से हो गए। ये हो गया परी प्लस छेद। तो इस प्रकार से हमारे ये है नियम के उदाहरण है। और भी एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे मैं ये लिखूँ अनुच्छेद। तो मित्रों इसकी संधि विच्छेद आप समझ गए होंगे कि इसके टुकड़े किस प्रकार से होंगे। इसके टुकड़े करके देखिए मित्रों, हमने कहा कि अगर हम टुकड़े करते हैं, टुकड़े करेंगे तो हम टुकड़े करते समय इसको गायब कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि हमारे सामने ये ऊ की मात्रा है, और ऊ की मात्रा के साथ हम 6 का प्रयोग कर रहे हैं, और 6 का प्रयोग कर रहे हैं तो शब्द को जोड़ते समय हम इसका इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे? कैसे करेंगे? अब देखिए हमारे सामने इस प्रकार से ये बाहर निकला, ये हो गया अनु और ये हो गया छेद। तो ऐसे ही और भी हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जैसे परिच्छेद है, विच्छेद है। हम संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं, ये रहा हमारा संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं तो मान लो हम इसी के टुकड़े करें, तो इसके टुकड़े करते समय हम क्या करेंगे? ये तो हो गया वी प्लस ये क्या हो गया? छेद। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल है, जैसे पदछेद हो गया या छत्र छाया हो गया। ये एक शब्द है छत्र छाया। देखिए मित्रों, आप इस प्रकार से जब हमसे जुड़ रहे हैं तो मुझे एक प्रकार से मोटिवेशन मेरे मन से और मेरे दिलो दिमाग से मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हो जाता हूं, और प्रोत्साहित होने के कारण मैं बहुत सारे एग्जाम्पल अपने जहन में ला करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं, ताकि ये अपनी क्लासेस और बहुत सुगम तरीके से चलती रहे। तो मैंने और एक भी एग्जाम्पल लिए, जैसे मैंने बताया आपको, जैसे छत्र छाया है, जैसे स्वच्छंद है, इस प्रकार के एग्जाम्पल हैं हमारे सामने। जैसे मैंने कह दिया ये रहा स्वच्छंद, तो मित्रों इसका भी एग्जाम्पल यही है। और एक एग्जाम्पल मैंने ले दिया, ये रहा छत्र छाया। इसके भी हम टुकड़े करेंगे मित्रों, करके देखिए आप, इसके टुकड़े करेंगे। ये रहा ए स्वर मित्रों, और ये रहा छ। तो हम इस शब्द के टुकड़े करते समय इस च को हम बाहर निकाल देंगे, और अब हमारे सामने क्या बचा? ये बचा शव प्लस और बाकी छंद। इस प्रकार से हमारे शब्द के टुकड़े हो गए। अभी इसी के हम टुकड़े करेंगे, तो टुकड़े करेंगे तो हमारे सामने ये रहा छत्र और ये रहा छाया। तो मित्रों इस प्रकार से व्यंजन आगम हो जाता है कि एक व्यंजन का यहाँ आगम होगा, और वो कौन से व्यंजन का आगम होगा? वहाँ होगा च का आगम होगा। एक तो नियम ये है, कौन सा? व्यंजन आगम संधि में। और दूसरा और है, दूसरा हमारा ये है कि मित्रों अगर जिस प्रकार से च आया है उसी प्रकार से
एक तो व्यंजन नहीं, दंत्य व्यंजन एक होगा स होगा और एक मूर्धन्य व्यंजन श होगा। इनका भी आगम हो जाता है, लेकिन इनका आगम होगा कब? इनका आगम वहाँ होगा मित्रों, व्यंजन का आगम या व्यंजन हम कब लगाएंगे मित्रों? जब हम व्यंजन तब लगाएंगे जब हमारे सामने मान लो दो उपसर्ग हैं। एक तो हमारे सामने उपसर्ग है मित्रों, ये सम उपसर्ग है। क्या है? एक तो ये सम उपसर्ग है, एक हमारे सामने ये परि उपसर्ग है। दो उपसर्ग हैं, ये क्या है? ये उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब हम शब्द के टुकड़े करते समय शब्द के टुकड़े करते समय पहला पद हमारे सामने ये उपसर्ग ही होगा। अगर पहला पद ये उपसर्ग सम आ रहा हो या दूसरा पद हमारा ये क्या आ रहा हो, ये परि उपसर्ग आ रहा हो, तो मित्रों हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि दूसरे पद में ये पांच शब्द होंगे। एक तो होगा ये कार, एक होगा कृति, एक होगा करण, एक होगा कर्ता है कृत। इस प्रकार से ये 5 पद होंगे। इन पांचों में से कोई एक दूसरे पद में होगा। कहाँ होगा? दूसरे पद में होगा। तो ये तो है हमारा प्रथम पद का शब्द है, या हम ये कहें ये उपसर्ग है। प्रथम पद का उपसर्ग कौन सा? या तो हमारे सामने सम होगा या फिर हमारे सामने होगा परि उपसर्ग होगा। और दूसरे पद में ये शब्द होंगे, इनमें से कोई एक होगा। अगर इनके बाद में इनकी आवर्ती होती है, इनमें से किसी एक की आवर्ती होती है, तो मित्रों ध्यान रखना, वहाँ ये स का आगम होगा। किसका होगा आगम? इसमें दंत्य स का आगम होगा। कैसे होगा? एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। एग्जाम्पल मेरे सामने ये है, जैसे मैंने लिख दिया ये संस्कार है, संस्कार। मैंने इस एग्जाम्पल लिख दिया ये संस्कृति है। अब देखिए मित्रों ये क्या है? ये क्या है मित्रों? मैंने पहले वाला जो नियम बताया था, पहले वाला नियम मैंने आपको ये बताया था कि अगर शिरोरेखा के ऊपर अनुस्वार का निशान हो, किसका निशान हो? ध्यान देना इस नियम के बारे में। मैंने ये कहा कि शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई अनुस्वार हो तो वो अनुस्वार मैं में बदल जाएगा। मैंने ये बताया कि अनुस्वार जो है, अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो अनुस्वार मैं के रूप में बदलता है। और मैं कहाँ होता है? प्रथम पद का अंतिम वर्ण होता है या अंतिम व्यंजन होता है। तो अब देखिए हम इसके टुकड़े करेंगे। ये रहा मित्रों सम, ठीक। उसके बाद में हमारे सामने ये 5 व्यंजन हैं, 5 शब्द हैं, कार, कृति, करण, कर्ता और कृत। इनमें से कोई एक होगा। तो अब आप देखिए हमारे सामने क्या है? ये रहा कार। इस कार को तो हमने कह दिया ये दूसरे पद में यो की यो चला जाएगा। और जो शिरोरेखा के ऊपर ये बिंदी है या अनुस्वार है, ये अनुस्वार मैं में बदल जाएगा और ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। कब होगा? जब हम शब्द के टुकड़े करेंगे, तब हमारे सामने इस प्रकार के नियम लागू होते हैं। और टुकड़े वाले शब्दों को या दोनों शब्दों को हम जोड़ेंगे। किनको? एक तो सम उपसर्ग को जोड़ेंगे और एक कार को जोड़ेंगे। तब हम इस प्रकार से शब्द की आवर्ती करेंगे या शब्द लिखेंगे। ये क्या हो गया? ये हो गया संस्कार। क्यों हो गया? क्योंकि हम इस मैं तो अनुस्वार के रूप में आ गया और इस कार के से पहले हम इस स का उच्चारण करेंगे। ऐसे ही संस्कृति है, इस शब्द के हम टुकड़े करते हैं। ये रहा संस्कृति। तो मित्रों ये तो है सम उपसर्ग हो गया, प्लस ये कृति है, ये बाद में यो की यो हो गया। तो कहने का मतलब ये स है, शब्द के टुकड़े करते समय ये गायब हो जाता है। और जब हम सम प्लस कृति के बाद में इन दोनों पदों को हम जोड़ते हैं तो दंत्य स की आवर्ती हो जाती है। ऐसे और भी है, जैसे संस्कृत है। एक शब्द और लेते हैं, ये रहा संस्कृत। अब इसकी संधि विच्छेद करें, संधि विच्छेद करेंगे। ये क्या है?
ये मैं में बदल गया मित्रों, ये प्रथम पद का, और दूसरे पद में हमारे सामने ये कृत आ गया। एक आ गया संस्करण, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। एक आ गया संस्करण, तो मित्रों इसकी संधि विच्छेद करें, इसकी संधि विच्छेद करें तो ये हो गया सम प्लस करण। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये सम उपसर्ग के बाद में, सम उपसर्ग के बाद में ये कार, कृति, करण, कर्ता और कृत आ जाते हैं, तो मित्रों हमें से जो दंत्य व्यंजन है उसकी आवर्ती करनी ही पड़ेगी। इस प्रकार से ये व्यंजन आगम संधि के रूप में है। अब हम बात करते हैं ये परि उपसर्ग को लेकर के। हमने कहा कि परि उपसर्ग के बाद में भी अगर यही पद आ जाएं, किसके बाद में, इस परि उपसर्ग के बाद में यही आते हैं, तो मित्रों इस सम उपसर्ग के बाद में अगर ये आते हैं तब हमने इस से का प्रयोग किया, इस से का प्रयोग किया। अब परि उपसर्ग आ रहा है, परि उपसर्ग आ रहा है, तब हम इस परि उपसर्ग के बाद में हम एक व्यंजन का आगम करेंगे और उस व्यंजन का मतलब ये श है। तो इसी प्रकार से हम, इस प्रकार से हमने जो टुकड़े किए थे या सम उपसर्ग के बाद में इनका प्रयोग करने के बाद में हमने श का आगम किया था, तो ऐसे ही परि उपसर्ग के बाद में अगर ये पद आते हैं, इनमें से कोई एक आता है, तो हम मूर्धन्य श का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है, जैसे परिष्कार है, परिष्कार, परिष्करण हो गया, परिष्कर्ता हो गया, टुकड़े करें अभी, अब इनके टुकड़े करें। ये तो मित्रों हमारा हो गया परि उपसर्ग हो गया, ये श टुकड़े करते समय गायब हो गया और ये कार हो गया। तो हम यह कहते हैं कि परि उपसर्ग के बाद में अगर ये आ रहे हैं और दोनों को हम जोड़ रहे हैं तो हम श मूर्धन्य व्यंजन का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही ये परिष्कार, परिष्कार, परिष्कृत, इसके टुकड़े करें तो मित्रों ये तो हो गया परि प्लस ये हो गया कृत। ऐसे ही परिष्कर्ता, ये तो हो गया परि और ये प्लस ये हो गया कर्ता। तो इस प्रकार से मित्रों ये व्यंजन आगम संधि का एग्जाम्पल है जो बहुत ही सरल है, और इस व्यंजन संधि के जो सरल नियम हैं उनको हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। बस इतना है कि हमें ध्यान रखना है कि सम उपसर्ग आ रहा है या फिर परि उपसर्ग आ रहा है, तो परि उपसर्ग आ रहा है तो हम मूर्धन्य श का प्रयोग करें, नहीं, अगर सम उपसर्ग आ रहा है तो हम दंत्य स का प्रयोग करेंगे। तो मित्रों इस प्रकार से अपना ये 7वां नियम है वो यहाँ खत्म होता है। अब हम अगला नियम लेके आएंगे। अगला नियम है अपना, अगला नियम है, ऐसे ही अपना अगला नियम ये है कि हमारी हिंदी में कुछ एक व्यंजन ऐसे हैं, जैसे मैं यहाँ नामोल्लेख करूँ, एक तो तय व्यंजन है, एक थ, क्या है, एक तो मित्रों हमारे ये तय, एक थ है, एक न है और एक हमारे ये श व्यंजन है। ये 4 व्यंजन ऐसे हैं, ये 4 व्यंजन ऐसे हैं मित्रों, किसी शब्द में आते हैं और ये व्यंजन अपने आप मूर्धन्य व्यंजन में बदल जाते हैं। किसमें, तय तो बदल जाएगा, किसमें, तय में, थ किस में बदल जाएगा, ये ठ में बदल जाएगा, न किस में बदल जाएगा, ये ण में बदल जाएगा, ये श किस में बदल जाएगा, ये श मूर्धन्य में बदल जाएगा। बदलेंगे तब बदलेंगे जब इसके सामने ये ई की मात्रा होगी और एक ऊ की मात्रा होगी। कहने का मतलब किसी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर ई स्वर आ रहा हो और उसके बाद में स आ रहा हो, मैंने ये कहा कि एक तो ये ईश्वर है, पहले पद का ये क्या है, ये प्रथम पद का अंतिम वर्ण है, और दूसरे पद का प्रथम व्यंजन क्या होगा, दूसरे श, ये है दूसरे पद का प्रथम वर्ण है। तो मित्रों इस प्रकार से अगर शब्द आते हैं और इन वर्ण आते हैं और इन वर्णों का हम प्रयोग करते हैं या संयोग करते हैं, तब हमारे सामने एक श बाहर निकल के आता है।
कौन सा श? देखिए हमने कहा कि ये जो श है शब्द के जोड़े करते समय ये श किस में बदल जाएगा? इसमें बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? ये दंत्य स है, ये मूर्धन्य स में बदल जाएगा। और ये कैसे बदलेगा इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने एक शब्द लिख दिया निष्ठा, ये शब्द लिख दिया मैंने। अब देखिए मित्रों, मैंने कहा कि श के बाद में जो भी व्यंजन आ रहा हो, जैसे इनमें से कोई भी हो, वो अपने आप एक दूसरे में बदल जाएंगे। वो देखिए कैसे बदलेंगे। मैंने कहा कि अगर हम इस शब्द के वर्ण विच्छेद करते हैं तो ये वर्ण विच्छेद मित्रों इस प्रकार से है। इसका वर्ण विच्छेद इस प्रकार से है, प्लस ठ प्लस आ। मैंने क्या बताया कि ई व्यंजन नहीं, ई वर्ण होना चाहिए और ई के बाद में क्या होना चाहिए? किसी शब्द में ये होना चाहिए, ई के बाद में ये होना चाहिए। और फिर हम शब्द के टुकड़े करते हैं तब हमारे सामने इस प्रकार की कंडीशन होगी। किस प्रकार की होगी? इस प्रकार की होगी। अब इसके टुकड़े करें हम। देखिए मित्रों, ये रहा नी और ये जो श है, ये श किस में बदल गया? इसमें बदल गया। तो ये हो गया आधा श। और ये ठ किस में बदल गया? देखिए ठ किस में बदल रहा है? ये थ में बदल रहा है। तो ये थ ये यहाँ आ गया। इसकी संधि विच्छेद होगी नी प्लस स्था। तो मित्रों, ये जो नियम है हमारी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें जो शब्द हैं वो कई बार हमसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कैसे पूछे, कौन कौन से पूछे जा चुके हैं? ऐसे ही मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ जिसका नाम है, एक शब्द है युधिष्ठिर। क्या नाम है? युधिष्ठिर। मैं शब्द लेता हूँ। हमने ये कहा मित्रों, हमने ये कहा कि अगर किसी शब्द में ये श आ रहा हो, ये रहा श, और इससे पहले क्या होगा? मात्रा होगी शब्द में। अगर शब्द में इस प्रकार की कंडीशन हो रही है तो हम शब्द के टुकड़े इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से करेंगे। ये श है, किस में बदल जाएगा? ये श इसमें बदल जाएगा। तो अब हम इसके टुकड़े करें। ये हो गया यू धी प्लस ये मात्रा आ गई सी। ये ठ किस में बदल गया? ये थ में बदल गया। ये आ गया इसका एग्जाम्पल या इसका टुकड़ा बाहर निकल गया। ऐसे ही हम और भी शब्द लेके आ रहे हैं। जैसे हम ले ये, जैसे प्रतिष्ठा है, निष्ठा है, प्रतिषेध है, अधिष्ठाता है। एक शब्द है हमारे सामने अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। तो मित्रों, इसकी संधि विच्छेद करेंगे। इसकी संधि विच्छेद हमारे सामने ये होगी अधि प्लस ये श किस में बदल गया? ये दंत्य में बदल गया। ये ठ किस में बदल गया? ये ठ देखिए ये थ में बदल गया, था ता। इस प्रकार से यह नियम हमारे सामने प्रकट होता है। ऐसे ही और भी हैं, इसमें एग्जाम्पल और भी हैं। जैसे मैं ये कहूँ, जैसे मैं आगे लेके जा रहा हूँ, एग्जाम्पल हम आगे लेके जा रहे हैं। अब देखिएगा, ये तो होगी ई की मात्रा के रूप में। अगर हमारे सामने ऊ की मात्रा आ जाए, क्या आ जाए? ऊ की मात्रा आ जाए, हम या ये कहें कि ये जो वर्ण है या ये जो स्वर है ये पहले पद का अंतिम स्वर के रूप में आ जाए, जब हम क्या करना है? तब हमें शब्द में इस स का प्रयोग करना है। जैसे मैं ये लिखूं, जैसे ये शब्द आ गया सुषुप्त। क्या है? हमारे सामने ये एग्जाम्पल है, जैसे सुषुप्त है। इसके हम टुकड़े करेंगे। तो मित्रों करके देखिए आप, इसके टुकड़े करें। सुषुप्त, ये हो गया सु, हो गया ऊ की मात्रा आ गई। अब हम किसको बदलेंगे? हम इस मूर्धन्य श को बदलेंगे। सु उपसर्ग हो गया। हमने कहा कि मात्रा आनी चाहिए, पहले पद का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? वो स्वर होना चाहिए। और स्वर भी कौन सा होना चाहिए? या ऊ स्वर होना चाहिए। तो अब दूसरे पद में क्या आ गया? ये श किस में बदल गया? ये स बदल गया दंते में। मात्रा यो क्यों आ गई? ये आ गया ऐसे। ऐसे ही दूसरा शब्द हम ले सुषमा, ये रहा दूसरा शब्द। अब इसकी संधि विच्छेद करें तो मित्रों ये रहा ऊ की मात्रा और ये रहा सु, किसी शब्द में ये रहा। तो अब इसके हम टुकड़े करेंगे। ये सु पहले पद में आ गया जो उपसर्ग है, और ये श इसमें बदल गया समा। सिंपल, बहुत ही सरल है। ऐसे ही और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे सुस्मिता है। सुस्मिता की कर लो, ये रही सु
स्मिता। इसके टुकड़े करेंगे हम, सु तो उपसर्ग हो गया प्लस ये स आधा दंत्य में बदल गया स्मिता। इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। ऐसे ही और भी है हमारे सामने। हम एक और लेके आए, जैसे आकृष्ट है, उत्कृष्ट है, पुष्ट है। हमने इसी के आधार पर, हमने ये जो नियम लिखा है हम इसी के आधार पर शब्दों को लेके आ रहे हैं। जैसे मैंने ये लिख दिया आकृष्ट, आकृष्ट। अब हम इसके टुकड़े करेंगे तो देखिए मित्रों ये क्या है, ये श है, श ये रहा, ये श किस में बदल गया, इसमें बदल जाएगा। अब देखिए इसके टुकड़े करें हम, आक्रस प्लस ये ठ किस में बदल जाएगा, देखना ठ में बदल रहा है प्लस ठ। प्रथम पद में हमारे पास केवल 4 वर्ण होने चाहिए। हमारे पास ये 4 वर्ण एक तो ई के रूप में होना चाहिए, एक हमारे पास ये री के रूप में होना चाहिए, एक हमारे सामने ये र होना चाहिए और एक हमारे सामने होना चाहिए ये श होना चाहिए। ये 4 वर्ण हैं। अगर ये 4 वर्ण ये प्रथम पद में आ जाते हैं, किसमें, प्रथम पद में आ गए, प्रथम पद का ये अंतिम होगा, प्रथम पद का ये अंतिम वर्ण होगा। और उसके बाद में मान लो ये न आ जाए, हम शब्द के टुकड़े कर रहे हैं मित्रों, हम क्या कर रहे हैं, शब्द के टुकड़े कर रहे हैं। अगर टुकड़े भी नहीं करते हैं यहाँ, या हमें यह पूछा जाए कि इस प्रकार के शब्द की संधि विच्छेद कीजिए। जैसे मैं एक शब्द लिखूँ, जैसे ये हो गया परिणाम। अगर हमसे शब्द के संधि विच्छेद पूछ ली जाती है तो हमें क्या करना है, देखिए मित्रों, हम यह देखेंगे और टुकड़े करते समय इस न का परिवर्तन हम इसमें कर देंगे। अब देखिए इसके टुकड़े करें हम, परि प्लस ये अणाय किस में बदल गया, ये नाम में बदल गया। ये क्यों बदला, क्योंकि इसलिए बदला मित्रों, हमने कहा था कि शब्द के टुकड़े करते समय अगर 2 पद बाहर निकल के आते हैं तो दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो हमारे सामने ये तो परि तो है उपसर्ग, जो हम पिछले नियम में पढ़ चुके हैं, और ये नाम एक प्रकार से इसका अर्थ बाहर निकल के आता है। ऐसे ही और भी शब्द हैं, जैसे प्रण है, प्रण, इसकी संधि विच्छेद करेंगे। हमने कहा कि ये रहा रहे, देखिए ये हो गया प्र प्लस ये हो गया न क्यों हुआ, क्योंकि ये अणय ये जो मूर्धन्य है, मूर्धन्य इस दंत्य में बदल जाएगा। ऐसे ही और भी है, जैसे प्रणाम है और परिणत है। एग्जाम्पल लेता हूँ, परिणाम, परिणत है, इसकी संधि विच्छेद करेंगे हम, परिणत की करें हम मित्रों। ये रहा ई, हमने कहा ई होना चाहिए, पहले पद में क्या होना चाहिए, ई, री, र या स होना चाहिए। और उसके बाद में ये अणय है, ये अणय इसमें न में बदल जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार के जो शब्द हैं हमारे हिंदी शब्दावली में, बहुत सारे शब्द हैं जिसको लेकर के हम यह नियम लागू कर सकते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से अपना ये जो 8 नियम है, या जितने भी हमने 9 नियम पढ़े हैं, वो 9 नियम हमारे बहुत ही कारगर साबित होंगे। और आगे की क्लास हम जारी रखेंगे, और उस क्लास में हम पूरी की पूरी व्यंजन संधि के जितने भी नियम हैं वो सारे के सारे हम अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से शुक्रिया कहना चाहूँगा।